तो ये है हम लोग का मोर एंड लेस का सेकंड पार्ट। इसे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। श्याम की आय राम की आय से 20% कम है, तो राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं तो सबसे पहले हम इसमें परसेंटेज को पकड़ते हैं और इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/5। अब जो नीचे वाला नंबर होता है वो आपको पता है कि उसका होता है जिससे हम लोग तुलना करते हैं। तो इस प्रश्न में तुलना किया जा रहा है राम की आय से, तो ये 5 का जो वैल्यू होगा ये राम का हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेरे पास राम है और दूसरा मेरे पास श्याम है। तो राम का इनकम यदि 5 यूनिट है तो श्याम का यूनिट इस प्रकार से हो जाएगा 4 यूनिट, क्योंकि कम बोला है तो हम ऊपर वाली वैल्यू को इसमें से घटा दिए। अब हमसे आगे पूछ रहा है कि जो राम का इनकम है वो श्याम से कितना अधिक है। श्याम से कितना अधिक है, तो श्याम से भाई 1 यूनिट अधिक है। तो श्याम का यूनिट हम नीचे लिखेंगे और 1 यूनिट अधिक है। और 1/4 की यूनिट में मतलब 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 25% होता है। तो हम इसका आंसर 25% मार्क करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 37% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो एक ए है और एक बी है। अब यहाँ पे क्या है कि 37% अधिक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो मुझे नहीं पता ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लें कि बी का इनकम 100 ले लेते हैं। अब इसका अगर 100 है तो इसे हम 137 लिख सकते हैं। आगे बोला है कि ए के वेतन से कितना कम है। ए के वेतन से बी का जो वेतन है वो 37 यूनिट कम है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि 37 ऊपर लिखेंगे और तुलना मुझे ए के वेतन से करना है, तो ए का वेतन 137 हो गया। और हमसे आंसर परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कट करके डायरेक्ट फ्रैक्शन मुझे नहीं मिलने वाली है, इसलिए हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पिछले प्रश्न में क्या था कि यहाँ पे 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद था, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ये चीजें नहीं है। ठीक ना, तो ये बच्चों के बीच में डॉट आए उससे पहले ही मैं एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को। तो जब आप इसे भाग दीजिएगा 137 से 37 में, अब देखो 37 में जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3700 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे 3700 और परसेंट ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, अब आप जब इसे भाग दीजिएगा तो ये 37 13 दूनी 26, दो बार में 13 दूनी 26, देखो 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26 और एक 27। यहाँ से जब 370 में से 274 यदि आप घटाओगे तो इधर साइड से आपको मिलेगा 26 और इधर से मिलेगा 90, तो ये हो जाएगा आपका 96। और फिर अब 13 से ही अगर, अब देखो यहाँ पे क्या है कि मेरा 2 और 9 है और यहाँ पे 2 और 3 है। ठीक ना, ये अगर 3 से स्टार्ट होने वाला है तो इसको तो मैं इग्नोर करके चलूंगा। तब 2 और 9 और 2 और 7 का हमारे पास लफड़ा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ 13 सत्ते 91, 7 बार में करते हैं तो 91 आता है, और 13 में 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 117 आता है, और हमारे पास नंबर जो है वो 96 ही है। ठीक ना, तो हम ये 7 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे 2 7 और यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ कुछ और आएगा। एक तो ऐसे आपको समझ में आया तो भाग दे सकते हो, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से भाग दे सकते हो कि 137 से 3700 में हमें भाग देनी है। फिर भी आपकी यही चीजें आने वाली है, तो हम यहाँ से मार्क करेंगे ऑप्शन डी। क्लियर है, ये चीजें आपको थोड़ी सी नहीं समझ में आई होगी कि कैसे कैसे हमने किया कुछ बच्चों को, और कुछ बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। एक संख्या को 35% की वृद्धि हुई, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसमें कम करना पड़ेगा। क्या है भाई, मूल संख्या में वापस जाने के लिए इसे कम करना पड़ेगा। कितना यहाँ पे छूट गया, मैं तो इसे टाइप किया था भाई कि यहाँ पे कितना लिखाएगा, मैं शायद इसे सुधारा था भी। अब देखो 37% के लिए आप वृद्धि करते हो तो 37% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8। हम क्या कर रहे हैं कि एक नंबर को 8 से बढ़ा करके 11 कर देते हैं। अब मुझे क्या है कि 11 को 8 करना है तो कितना घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। तो किससे घटा रहे हैं हम, 3 11 से घटा रहे हैं ना, तो नीचे क्या जाएगा 11 और ऊपर जाएगा 3। तो 3/11 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई
वो आप बता सकते हो कि 3927.27। ठीक है, इस पे परसेंटेज छुटा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। देखो हर एक प्रश्न को मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़े बहुत दिक्कत हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपने फ्रैक्शन नहीं याद कर रखे हो। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 72% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ए है और एक हमारा बी है। ए के वेतन सॉरी बी के वेतन से 72% अधिक है, तो बी का अगर 100 है तो ए का 172 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए के वेतन से कितना कम है, ए के वेतन से कितना कम है, तो 72 यूनिट कम है। 72 ही कम है ना, तो 72 कम है किस पे, 172 पे। इसे परसेंट में चेंज करनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज भी लगाएंगे। 100 और परसेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। पिछले क्वेश्चंस में मैंने शायद ये चीजें बताया आपको। हाँ, इस वाले में मैंने बताया कि कैसे ही हमने डबल जीरो लगा रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ से जब आप इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 7200 है और यहाँ पे 172 है। तो जब आप इससे ऊपर वाले में भाग दीजिएगा तो आप यहाँ देखो 4 4 4 4 सब में 4 है, मतलब कि ये 4 बार में लगेगा। तो जब आप 4 बार में लगाओगे तो 4 दुनिया 8 और 17 चौको 68, है ना। एक मिलेगा आपको 688, इसको घटाना है हमको 720 में से। तो जब 720 में से आप 688 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 32। ठीक है, और एक जीरो और मिलेगा आपको ये वाला। अब जब 172 से 320 में आप भाग दोगे तो एक बार में जाएगा। तो पहले ये 4 से लगा और अब 1 से लगा, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं लगा, तो दशमलव के बाद अब कुछ और नंबर्स आएंगे, हमें कुछ और भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 41 यहाँ नहीं है, 41 यहाँ नहीं है, 41 यहाँ नहीं है। एक ही ऑप्शन है मेरे पास जिसमें 41 है। तो मुझे अब इस दशमलव के बाद नंबर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे इसे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राम की आय श्याम की आय से 0.5% अधिक है। श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब 2.5% का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब ये 2.5 को ऐसे 25 एज्यूम करो, तो 25 की वैल्यू क्या हो जाता है, 1/4 होता है। लेकिन ये एक नंबर के बाद दशमलव है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक जीरो दे देंगे। तो अब ये नंबर हमारा हो जाएगा 1/40। और बाकी की चीजें अब देख लोगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि ऐसे वाले हमने 1 2 3 और एक 4 प्रश्न करा दिए भाई। तो ये वाला आप खुद से तो बना ही सकते हो, ठीक है, तो ये आप खुद से बना लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, यदि P की आय क्यूब की आय से 40% कम है, तो P और Q की संयुक्त आय P की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो एक हमारे पास P है और एक हमारे पास क्यूब है। यह अगर क्यूब की आय से 40% कम है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। तो अगर क्यूब की वैल्यू 5 है तो इसकी हो जाएगी भाई 3। और P प्लस क्यूब आगे हमें बोला गया कि P प्लस क्यूब की संयुक्त आय P की आय से, ठीक ना, तो हमें P प्लस क्यूब निकालना पड़ेगा। संयुक्त का मतलब क्या होता है, साथ में, और साथ कैसे निकलता है, जोड़ने के बाद निकलता है। तो ये हो जाएगा हमारा 8। P प्लस क्यूब की संयुक्त आय P की आय से, P की आय से कितना अधिक है, तो भाई यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 यूनिट अधिक है। तो 5 ऊपर, और तुलना मुझे P से करना है तो हम 5/3 लिखेंगे। अब 5/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा कि 166.2/3 होगा। अब ये कैसे हमने ऐसे लिख दिया, आप इसे थोड़ा ब्रेक कर लो। तो अब जब ब्रेक करोगे तो 1.2/3 मिलेगा, इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो। और एक का मतलब होता है 100% और 2/3 का मतलब होता है 66.66% या फिर 66.2/3%। तो उसे हमने ऐड कर लिया, ठीक है। और ये चीजें ना बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिस करोगे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की, तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाती है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, इसमें ऑप्शन हमने टिक किया नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा।
166.2/3। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 62.5% कम है तो पहली संख्या दोनों संख्या के योग का कितना परसेंट है। अब देखो 62.5% का मतलब क्या होता है, इसके मतलब हो जाता है 5/3, सॉरी 5/8, ठीक है 5/8 हो जाएगा। तो एक संख्या 1 है और एक दूसरा संख्या है, तो दूसरी संख्या से कम है तो ये दूसरी संख्या कितना हम रखेंगे 8, तो इससे 5 अगर कम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आगे कह रहा है कि पहली संख्या ये वाला दोनों संख्या के योग का, दोनों संख्या का योग कितना 11, ठीक है तो 11 से कितना 11 का दोनों संख्या के योग का कितना परसेंट है, दोनों संख्या के योग का कितना परसेंट है, इसका 11 का कितना परसेंट है तो 11 का। अब इससे कम और अधिक नहीं पूछा है कि हम डिफरेंस लेंगे या फिर कुछ और करेंगे, हमें डायरेक्ट बोला कि 11 का कितना परसेंट 3 है, तो 11 को नीचे लिखेंगे और 3 को हम ऊपर लिखेंगे और 11/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है कितना 27.27%। इसका ऑप्शन बी, ठीक है। ये तो आपको याद होगा ना कि 1/11 की वैल्यू होती है 9.09, तो 3 से गुना करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या कहता है x 22 से 6 गुना लंबा है, तो 22 जो है वो x से कितना छोटा है। अब देखो एक x है और एक y है, 22 से 6 गुना लंबा है x, तो अगर 22 1 यूनिट है तो 6 गुना लंबा है तो ये 6 होगा। अब देखो किसी के मन में ये चल रहा है कि यहाँ 1 है तो ये 6 गुना 7 होगा, तो नहीं होगा भाई, क्योंकि अगर बोलता ना कि 6 गुना अधिक बोलता तो हम यहाँ पे 7 लिखते हैं, लेकिन हमें 6 गुना अधिक नहीं बोला है, हमसे ये बोला है कि 6 गुना है, 6 गुना अधिक नहीं है। एक्स 22 एक्स से कितना प्रतिशत छोटा है, अब 22 जो है वो एक्स से कितना छोटा है, एक्स से कितना छोटा है तो 5 कम है या फिर 5 यूनिट छोटा है, तो 5 ऊपर और ये 6 नीचे लिखेंगे। और 5/6 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू हो जाएगा, कहाँ गया, ये वाला होगा। कैसे होगा, अब देखिए इसे करने के दो तरीके हमारे पास, अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1/6 की वैल्यू 16.66%, ठीक है, और इसमें 5 से गुना करेंगे ऐसे ना, तो एक एक्स्ट्रा लेकर के हम 5 से गुना करेंगे। जब ऐसे कोई एक नंबर जो रिपीट होते रहता है ना तो उसे एक एक्स्ट्रा लेकर के हम गुना करेंगे ताकि मेरा आंसर जो होगा ना वो एक्यूरेट आएगा। तो जब आप इसे गुना करोगे तो 6×5 हाथ में बचेगा 3, 6×5 और 3 33, हाथ में बचेगा 3 और 6×5 और 3 33 और दशमलव और 16×5 80 और 3 83, ठीक है। अब इसको यहां तक आपको उठाना है। अब 83.33, तो इसको क्या लिख सकते हो 83 लिख सकते हो और 3% को 1/3 लिख सकते हो। तो एक तरीका तो आपके पास ये वाला होता है। इसका दूसरा तरीका ये होता है जिसको मैं इधर साइड में बताता हूं, जैसे 5 है और नीचे 6 है, ठीक है, तो इसे आप ऐसे करो कि एक में से ऐसे घटा लो, पहले 1 लिखो और इसमें से घटाओ, तो नीचे वाले नंबर्स को ऐसे सेम रखो और ऊपर में एक, दोनों का जो डिफरेंस होता है ना उसको लिखते हैं। जैसे देखो 1 हमने लिखा और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 5 और 6 के बीच का डिफरेंस 1 है तो हमने 1 लिख दिया और नीचे वाला जो नंबर्स था उसे हमने वैसे ही रख दिया। अब 1 की वैल्यू होती है 100% और 1/6 की वैल्यू होती है 16.66%, ठीक है। और जब 100% में से आप 16.66% घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 83.33%, ठीक है। एक दो नंबर हम आपको और देते हैं, जैसे कि देखो 7/8 है, तो इसे भी हम क्या करेंगे कि 1 में से घटाएंगे, इस दोनों का डिफरेंस करो 1/8। अब 1 की मतलब क्या हो गया 100% और 1/8 का मतलब हो गया 12.5%। अब इसमें से यदि आप डिफरेंस निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा 87.5%, ठीक है।
इस प्रकार से एक दो नंबर और हम आपको देते हैं जिसमें हम लोग इतना नहीं करेंगे, न तो हम ये वाले पार्ट करेंगे और ना हम ये वाले पार्ट करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इतना ये हार्ड नहीं होता, ये चीजें हमने समझाने के लिए आपको बताया। अब एक नंबर हम ले लेते हैं, क्या ले लें, 7 वाला ले लेते हैं, 7 और ऊपर हम लोग रखते हैं 5 रख लो 5। अब कहोगे हर बार एक ही का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो ये हम लोग रख लेते हैं। अब देखो 1% यहाँ हम लिख लेंगे 100%, अरे एक इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2/7, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना 2 और नीचे वाला वैल्यू फिक्स रहेगा तो 2/7 हो गया। अब 2/7 की मतलब क्या होती है 28.57 और इधर साइड से क्या हो गया 100%। और यहाँ पे हमने गलती कर दी है भाई, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था मुझे। अब देखो जब इसका आप डिफरेंस निकालोगे तो इसमें से आप इसको घटा दो, 28 100 में से 28 घटाओ तो कितना आ जाएगा आपका, 100 में से यदि आप 28 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 72, तो एक का और कम कर लो तो ये हो गया 71.5 और ये 3, आपको ये वाली चीजें मिल जाएगी, ठीक है। एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अब देखो ऐसे वाले प्रश्न को हम क्या करते हैं कि मुझे पता है कि हर एक नंबर क्या होता है 100% होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे रखनी है कि हर एक नंबर, यहाँ पे हम हर नंबर्स को 100 ले लिए, तो हम मानते हैं कि वो नंबर अगर 100 है तो उसमें हम क्या करेंगे। अब देखो 100 ही हमने क्यों लिए, क्योंकि परसेंटेज को हम 100 पे ही बनाते हैं, ठीक है, और परसेंटेज 100 पे ही निकाली जाती है, इसलिए हम यहाँ पे 100 ले लिए, तो 100 है। और उसमें क्या होता है कि x% की वृद्धि होती है, तो x% की वृद्धि करने का मतलब वो नंबर 100 तो होगा ही होगा। इसमें क्या करेंगे कि 100 का x% और हम ऐड करेंगे, ठीक ना, अब x% ऐड करेंगे इसमें, तो x% जब आप निकालोगे इसका तो इस परसेंट से ये 00 कट जाएगा और आपको क्या मिल रहा है कि 100 प्लस x, ठीक है। तो अब नंबर क्या आपको मिल रहा है कि इतना से नंबर बढ़ करके अब वो हो चुका है 100 प्लस x। अब आपको क्या करना है कि 100 प्लस x को कम करके 100 करना है, ठीक है, तो इसमें कमी कितना करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा x बढ़ा है हमें यही कम करना पड़ेगा, ठीक है, तो x की हमें कमी करना पड़ेगा, किस पे कमी करना पड़ेगा, तो 100 प्लस x करना पड़ेगा, 100 प्लस x से करना पड़ेगा। अब जो कि आंसर जो हमसे पूछा है वो प्रतिशत में पूछा है और हमें सब में परसेंटेज लगा हुआ भी है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 100 और परसेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर को परसेंटेज में लानी है और परसेंटेज में आंसर लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब देख लो कि 100x और नीचे में 100 प्लस x कहाँ पे मिल रहा है, तो 100x और नीचे में 100 प्लस x यहाँ मिल रहा है मुझे, यहाँ तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब इसमें से ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 100x होगा ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, यदि शब्द फोटोग्राफ में ph की बजाय f लिख दिया जाता है तो अक्षर की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। इसमें कह रहा है कि अगर जहां जहां पे ph है ना वहां वहां पे मैं f लिख दूं अगर, तो उसके अक्षरों में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी। तो देखो एक ph मेरा यहाँ पे है तो यहाँ पे हम f लिख देते हैं, यहाँ पे मेरा ph है तो हम यहाँ पे f लिख देते हैं। अब ऐसे करने से क्या हो जाता है इसमें कि ये दो नंबर्स के बदले एक नंबर हमने लिखा और यहाँ से दो नंबर के बदले में मैं एक नंबर लिखे, तो एक नंबर यहाँ से कम गया और एक नंबर यहाँ से, तो टोटल ओवरऑल दो नंबर कम गए। और फोटोग्राफर शब्द में फोटोग्राफी शब्द जो फोटोग्राफ जो भी हो उसमें कितने लेटर्स थे पहले से, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 था, तो 10 में से अब 2 की कमी हो गई, होगा ना कमी, अब 10 में 2 की कमी हो गई और 2/10 की वैल्यू हम सबको पता है कि भाई ये 20% होता है, तो 20% आपका आंसर कहां है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, कांस्टेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत, उसमें व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है।
अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है, जैसा पहले वाला प्रश्न था मेरा वैसा ही ये भी प्रश्न है। और देखो ये किस एग्जाम का है भाई, MTS का, और ये CPO का। मतलब क्वेश्चन में कोई भेदभाव नहीं होता है। आप ये चीज अगर सोचते हो कि MTS का क्वेश्चन है, मैं तो CPO की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मैं तो MTS की तैयारी कर रहा हूँ, CPU का क्वेश्चन क्यों लगाऊं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ टीचर्स आपके दिमाग में ना भ्रम फैलाते हैं, ताकि आप अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैच खरीद सकते हो, और कोई बात नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूछ रहा है स्वर की संख्या का प्रतिशत, यहाँ पे पूछ रहा है व्यंजन की संख्या का प्रतिशत। अब दिक्कत यह है कि बच्चे यहाँ पे देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे टोटली कि भाई क्या पूछ रहा है, स्वर की संख्या का प्रतिशत पहले निकालो इसमें से, फिर व्यंजन की संख्या का प्रतिशत निकालो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ भी प्रतिशत में पूछ रहा है और यहाँ भी प्रतिशत में पूछ रहा है, कंपेयर किस में किया जा रहा है, दोनों को सेम यूनिट में। तो ये आपस में तो कट जाएंगे ना, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो आपस में कटने की वजह से हमें परसेंटेज निकालनी ही नहीं है, हमें यह देखनी है कि कॉन्सोनेंट कितने हैं और स्वर कितनी है। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें कॉन्सोनेंट की संख्या 1 2 3 4 5 और एक 6, कॉन्सोनेंट मुझे मिल गया 6। और स्वर की संख्या ये हम लिख देते हैं कॉन्सोनेंट, स्वर की संख्या कितना बच गया, 1 2 और एक 3, तो वॉवेल की संख्या हो गया मेरा 3। अब हमें पूछा क्या, व्यंजन की संख्या से कितना कम है, तो व्यंजन की संख्या से कितना कम है, 3 कम है, किस पे, 6 पे। तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, और इसे आपस में अगर काट लेते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, और 1/2 का मतलब 50%। हो गया भाई, मेरा आंसर आ गया 50%। ठीक है, इसमें इतना ही करना था। फालतू के इसे दूसरे टीचर लंबे लंबे खींच करके बनाएंगे कि पहले परसेंटेज निकालो वॉवेल की, फिर परसेंटेज निकालो कॉन्सोनेंट की, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, फिर उसका परसेंटेज निकालो। फालतू चीजें हैं और कुछ नहीं है। 12% की वृद्धि हुई और हर में 8% की कमी की गई, तो भिन्न का मान 56/69 हो जाएगा। बताइए कि मूल्य भिन्न क्या है। If the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is decreased by 10%, then the value of the fraction will become what, sorry, tell what is the original fraction। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शन को क्या लिखा जाता है, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को लिखा जाता है डिनोमिनेटर। इसी फॉर्मेट में हम नंबर्स को लिखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अंश की जो वैल्यू है उसमें 12% की वृद्धि कर देते हैं। अब वृद्धि कर देंगे 12% का, तो इसका मतलब हो गया कि ऊपर का जो नंबर है अब वो 112% हो जाएगा, और नीचे वाले जो नंबर से उसमें हम 8% की कमी कर दे रहे हैं। तो 8% की जैसे ही आप कमी करोगे तो ये हो जाएगा 92%। होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे जब आप इसमें कर देते हो तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो फ्रैक्शन है वो 56/69 हो जाता है, मतलब 56/69 हो जाता है, राइट। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो परसेंट से हम परसेंट काट सकते हैं, बिल्कुल। अब इस 56 से हम इसे काटेंगे तो भाई ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। अब इस 2 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 46 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। अब इस 46 से अगर हम इसे काटते हैं तो ये 23 दूनी 46 और ये हो जाएगा 23 तिहाई 69, ठीक है। अब नंबर्स को जब आपस में आप मल्टीप्लाई इधर का उधर करोगे, राइट साइड को लेफ्ट, इधर देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहा जाएगा ऊपर में जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 चला जाएगा मेरा ऊपर और 3 चला आएगा मेरा नीचे। तो अब जो मुझे नंबर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो हमें 2/3 मिलेगा। तो 2/3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा डी। क्लियर है। MTS 2024 का ये प्रश्न है भाई। एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 लिख दिया जाता है, ऐसे एक ही प्रश्न था क्या, ऐसे प्रश्न और होनी चाहिए थी। चलो पहले इसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है, पहले हम लोग इसे बनाएंगे। यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि की जाए और हर में 35% की कमी कर दी जाए तो भिन्न 3/15 हो जाता है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमको बताना है। अब देखो भिन्न क्या है मेरा, उसमें अंश में हम क्या कर रहे हैं। अब देखो भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, न्यूमिनेटर
नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर में 30% की वृद्धि करते हैं, तो 30% की वृद्धि करने का मतलब 130% वो नंबर बढ़ करके हो जाएगा। हर में हम क्या करते हैं कि 35% की कमी कर देते हैं। अब किसी नंबर्स में 35% की कमी करेंगे तो वो 65% बच जाएगा। अब इस वजह से क्या होता है कि हमें जो फ्रैक्शन मिलती है वो 3/15 मिलता है, 3/15 मिल जाएगा। अब जब हम इसे आपस में सॉल्व करते हैं तो इस 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में, 65 से 130 को काटेंगे 2 बार में। अब ऐसे करने से हमें मिलेगा न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होगा वो आपस में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ होकर के ऊपर में 1 और नीचे में बचेगा मेरा 10। तो अब मेरा नंबर जो आ रहा है वो 1/10 मिल रहा है, ऑप्शन बी। क्लियर है? ओ, एक नंबर पीछे छूट गया, सेम प्रश्न क्या? नहीं, एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया जाता है, भिन्न में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? देखो ऐसा वाला प्रश्न मेरे ख्याल से शायद यही एक हमने डाला है यहाँ पे, इसी से के थ्रू मैं बताता हूँ। पहले क्या है, भिन्न को 4/5 है, ठीक है, परिवर्तित करके, ये रियल नंबर है ना, मतलब ओरिजिनल ये है। अब हम क्या करते हैं कि गलती से क्या होता है कि रॉन्ग से या परिवर्तित कर देते हैं, या फिर आपको ये भी बोल सकता है कि गलती से हमने ये चीजें कर दिया, ठीक ना। तो सेम चीजें होती है, गलती से कर दिया या फिर आपने चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया, इसकी वजह से क्या हो गया कि 5/6 हो गया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसके भिन्न में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हो गया या फिर परिवर्तन किया गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर को इधर से और इधर को इधर से। इधर जब आप सॉल्व करोगे तो 6×4 = 24, इधर से करोगे तो 25, मतलब पहले वो 24 यूनिट होता और अब वो 25 यूनिट है। तो ऐसे करने से क्या हो गया कि इसमें 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई, तो 24 से 1 बढ़ करके 25 हो गया। तो 1/24 की वैल्यू आपको बता देनी है। यहाँ पे डबल जीरो लगा, परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है, तो 24×96, इसे आप सॉल्व करो तो 24×96, फिर से आपको बच गया 4, और फिर यहाँ एक और जीरो आप लगाओ और 24×24, 4.1 होगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है आएगा सी। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न थे, इसे थोड़ा आप अच्छे तरीके से समझो। और मैंने एक ही प्रश्न ऐसा वाला डाला है, मुझे अभी ध्यान आया शायद। चलिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि नंबर्स को आपस में, दो नंबर्स को आपस में कंपेयर कर रहे थे। अब क्या है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? अब देखो, यहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स है, एक और एक दो, इसकी तुलना किया जा रहा है तीसरा नंबर से। क्लियर है? तो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60%। तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है। अगर ये 100 है तो पहली संख्या 30% अधिक होगा, तो ये हो जाएगा 130%। क्रमशः का मतलब यही होता है कि पहले वाला फिर उसके बाद दूसरे वाला आएगा, और ये हो जाएगा 160%। तो हमसे क्या पूछा, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? दो संख्या, अब दो संख्या पूछा है तो आप कहोगे दो संख्या मतलब तो हम इसका भी बता सकते हैं, हम इसके से इसका भी बता सकते हैं, लेकिन नहीं, दो संख्या का अनुपात कहने का मतलब हो गया कि पहले वाले दो नंबर्स का अनुपात कितना है। तो ये आपस में कट जाएंगे तो मुझे मिलेगा 13:16, 13:16। अगर आप ये सोच रहे हो कि 16:10 भी हम बता सकते हैं, तो भाई ऑप्शन में है ही नहीं, आप बना सकते थे, अगर होता तो आप कंफ्यूज हो जाते। एग्जामिनर उतना भी आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला है। 13:10 अगर आप सोच रहे हो, वो भी आपके ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, दो संख्या का अनुपात, तो इसका और इसका अनुपात देखो 13:16 दे रखा था, इसलिए हमने इसे मारा। अब है हम लोगों का अगला प्रश्न, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है? मुझे लगता है कि आप बना सकते हो, मैंने इतने आपको प्रैक्टिस करवा दिया कि आपको अब जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड खुद से बनाने की भी कोशिश करो,
ये फर्स्ट होगा, इसे 30% कम अगर करते हैं तो ये 60 हो जाएगा, 37% कम अगर करते हैं तो ये 63 हो जाएगा, है ना, 63 हो जाएगा। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितना कम है, वो तो ज्यादा है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, अरे यार 30 कम करेंगे तो ये 70 होनी चाहिए थी भाई, 60 कैसे हमने लिख दिया यार, यहाँ पे 70 होनी चाहिए थी भाई, सॉरी भाई, 70 यहाँ पे होनी चाहिए थी। अब ये कितना कम है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 7 यूनिट कम है। तो 7 किससे कम है, फर्स्ट नंबर से बतानी है, तो 7/10, तो 7/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 के बराबर है, और 1/10 का मतलब 10%, ऑप्शन सी। क्लियर है। अगला प्रश्न हमारे सामने। अब देखो इस प्रश्न को एक तो हम इस तरीके से बना रहे थे, और दूसरी तरीके से हम इसे भी बना सकते हैं, जिसका यूज इसमें होने वाला आपका। अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि 100 के अकॉर्डिंग भी हम बना सकते हैं, नो डाउट बना सकते हैं, लेकिन अगर ये ऐसे वाले प्रश्न होगा तो हम 100% में अगर 14.28% कम करें या फिर ज्यादा करेंगे तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसी में आपको समझा देता हूं पहले ही कि कैसे बना सकते हैं। देखो 6.25, तो 6.25 की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/, सो 1/16 हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद क्या 25%, तो 25% की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब क्या करते हैं कि दोनों नंबर से क्या कर लेते हैं कि आपस में एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम अगर हम इसका लेते हैं तो मुझे मिलेगा 16। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर, हम थर्ड नंबर को लेंगे 16, 16 भाई 64 नहीं 16, ठीक ना। तो हम यहां से लेंगे 16। अब क्या करनी है हमें कि दो संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या क्या है 6.25% अधिक है, तो 6.25% की वैल्यू 1/16। तो अगर 16 का 1/6 आप निकालोगे, या फिर आप कहो कि अधिक करने का मतलब तो 17/16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपको आ जाएगा 17, ठीक है। उसी प्रकार से आपको कहा 25% अधिक, तो इसका 25% अधिक मतलब इसमें 5/4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 × 16, 4×5 = 20, ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हो। अब देखो तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का। अब दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या 20 है, 20 का कितना परसेंट, 17 है। अब देखो 20% की वैल्यू 5%, 1/20 का मतलब क्या होती है 5%, तो 17 से इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17×5 = 85, ये हो जाएगा। अरे भाई 1/20 की मतलब क्या होती है 5% होती है कि नहीं होती है, इसमें 17 से मल्टीप्लाई कर लो, 17×5 = 85 आ जाएगा ऑप्शन सर, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया भाई तो अगला प्रश्न में आप थोड़ा कोशिश करो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 14.28% एवं 62.5% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। अब देखो 14.28 का मतलब क्या होता है, 14.28 का मतलब 1/7, और यहाँ पे हो गया 62 का मतलब हो गया 5/8, ठीक है। 62.5 का मतलब 5/8। दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 56, तीसरी नंबर, यहां से दूसरा और ये पहला। पहली संख्या इतना परसेंट कम है 14.28, तो क्या करेंगे हम इस 56 का कम करना है, तो 1/7 निकाल करके इसमें से घटा लो, या फिर कम करके 6/7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से 8 से काटोगे तो 8 × 6 = 48, ये आ जाएगा आपका 48। यहां से कम करना है तो इसमें आप 5/8 से जब मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे आप 5/8 से मल्टीप्लाई करो, 5/8 कम करना है तो 8 पे 5 की कमी करेंगे तो 3/8 हो जाएगा ना, तो
3/8 से, तो यहाँ से काटोगे तो 7, क्या कर दिया मैंने, कहीं गलती किया था क्या, यहाँ से 7 से काटते तो 8, यहाँ देखो यहाँ से अगर काटते हैं तो 8 7 और 7 21, तो ये हो जाएगा 21। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से लगभग कितना परसेंट कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, 27 कम है, किस पे, 48 पे, 48 पे 27। अब इसमें 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो परसेंट, 12 चौको 48, 25 चौको 100। मैं ज्यादा कैलकुलेटिव कर रहा हूँ, कट नहीं रहा पूरी तरह से तो नहीं काटेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इसे कुछ और करते हैं। अब इसमें भाग दे दो आप, और ये भी लगभग में कुछ आंसर पूछ रहा है। अब आप क्या कर सकते हो कि 48 से 27 में भाग देना है, मतलब 2700 में भाग देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 2700 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 56 है और यहाँ पे 65 है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है ना, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, सीधा सीधा देखने वाली बात है, होगा ही नहीं। क्योंकि अगर 5 हम रखते हैं और 5 से 2700 में भाग देते हैं तो क्या जाएगा, 5 5 25, 50 भी अगर रखते हैं तो 5 से बड़ा नंबर आने वाला है, और ये 6 है, तो लगभग ये आंसर ना नियरेस्ट है, तुम्हें नहीं लगा सकता, क्लोज बहुत ज्यादा है। तो 48 और इसमें हम लोग गुना करने वाले हैं 6 से, पहले 6 वाले को करते हैं, 8 छक 48, 4 6 चौके 24 4 28, तो ये नंबर मेरा बड़ा आ चुका है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऐसे जबरदस्ती कुछ टीचर्स आएंगे आंसर याद करके कहेंगे यही होगा यही होगा, नहीं हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस होती हैं जिसमें आप फंस सकते हो तो फंस जाते हो। अगला प्रश्न हमारे सामने, एक्स की आय बाई की आय से 60% अधिक है, एक्स की आय बाई की आय से 60% अधिक है, और बाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, एक्स की आय जेड की आय से कितनी परसेंट अधिक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें एक नंबर की तुलना दूसरे से की गई, दूसरे नंबर की तुलना तीसरे से की गई। तो जब ऐसे किया जाता है ना कि एक को दूसरे से तुलना, दूसरे को तीसरे से तुलना किया जाता है, तो हम सबसे लास्ट से चलना शुरू करते हैं। तो सबसे लास्ट बार तुलना किससे किया गया, एक्स को किया गया बाई से, बाई को किससे किया गया, बाई की तुलना किया गया जेड से, तो हम जेड साइड से चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जेड की आय से 40% अधिक है बाई की, तो 40% अधिक है तो हम 100 रखते हैं, तो 100 से 40% अधिक, तो ये हो जाएगा 140। अब कह रहा है कि बाई की आय से 60% अधिक है एक्स की, तो 140 की आय जो है इस 140 से 60% अधिक निकालनी है ना, तो 140 से 60% अधिक, परसेंट से कट जाएगा और 16 में 14 से गुना कर लो, 16 चौको 64 और 16, सॉरी यहाँ पे 4 और 6 6 12, और ये 2 तो 224। तो कहता कि एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, एक्स की जो आय है वो जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है, 124%। अब देखो यहाँ 100 है और यहाँ से कितना अधिक है, 124 अधिक है, और कंपेयर 100 पे की जा रही है, तो जब आप तुलना 100 पे करते हो तो जितना अधिक होता है या फिर जितना कम होता है वही परसेंटेज हो जाता है, तो ये 124% हो जाएगा। भाई मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, मैं थोड़ी देर इनके बाद इस क्लास को